नमस्कार, मैं मनोज सुराजी और आप देख रहे हैं मिनी संसद। लगातार पिछले 2 वीडियो में हम जो नए 4 श्रम कानून हैं उनकी बात कर रहे हैं। इससे पहला जो वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर हमने वेजेस की बात की थी कि जो कोड ऑन वेजेस है वो क्या है, किस तरह की तनख्वाह मिलेगी, कैसे तनख्वाह मिलेगी, क्या उसका प्रावधान है, ओवर टाइम का क्या प्रावधान है। बहुत सारी तनख्वाह में स्थायी जो कर्मचारी हैं या जो इस समय सीमाबद्ध तरीके से अब कुछ लोगों को टाइम बाउंड कर्मचारी बनाया गया है, परमानेंट कर्मचारियों की विषय में भी बात की थी, हमने बहुत सारी बातें की थी। तो आज का जो वीडियो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि आज के वीडियो के अंदर ही सारे विवाद की जा रहा है। जो आज का वीडियो से मेरा मतलब आज का जो टॉपिक कह रहा हूँ मैं, वीडियो में वही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। तो जो मेन सबसे कंट्रोवर्शियल कोड है ना वो यही है। इसको कहते हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020। सारा खेल यहीं पर है और सबसे कहते हैं कंट्रोवर्शियल कह लो या सबसे जो श्रम कानूनों की कहते हैं ना जिसके अंदर का पूरी तरीके से जो लेबर राइट्स की बात हो रही है, जितनी जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सब ये जो फंडामेंटल्स है ना इसके विरोध में कर रहे हैं। और मैं इसके ना समर्थन में हूँ ना विरोध में। मैं आपको एक बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बताऊंगा जैसा मैंने किया। लगातार हम पेंशन पर वीडियो बना रहे हैं, पेंशनर बहुत सारे देखते हैं। ईपीएफओ पर वीडियो बना रहे हैं हम, ईपीएफओ वाले जो सब्जेक्ट है, पीएफ पे वीडियो बना रहे हैं। पिछली वीडियो आपने देखी, हम ईपीएस 95 की बात कर रहे हैं। ये सब आपस में इंटरलिंक्ड मुद्दे हैं, चाहे पेंशनर की बात कर लो, चाहे क्योंकि जो एम्प्लॉई है या जो मजदूर है वो कल को पेंशनर भी बन जाएगा। तो अगर मजदूरी कर रहा है तो उस समय उसके साथ क्या बीत रही है वो भी डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और मजदूर क्या है, मालिक क्या है, इन दोनों का संबंध क्या है, क्योंकि कोड भी इंडस्ट्रियल रिलेशन पर ही है। इंडस्ट्री से कैसा रिलेशन होगा उस विषय पे बात हो रही है। और क्या राइट्स थे और क्या राइट्स डाइल्यूट हो गए, इन सब विषयों पे बात होगी। लेकिन मोटी बात यह है कि इसके माध्यम से मैं एक और ज़बरदस्त बात करूँगा। एक तो होगा सिर्फ जो इसके अंदर जो फैक्ट्स हैं वो बताऊँगा या कोड का प्रॉस एंड कॉन्स आपको बता दूँगा, लेकिन इससे काम चलेगा नहीं। मुझे लगता है कि मुझे असल में मज़दूर क्या है और मालिक क्या है ये भी बताना पड़ेगा ना, क्योंकि मजदूर और मालिक का संबंध क्या है। क्या ये लड़ाई का संबंध है, क्या एक दूसरे को दबाने का संबंध है, क्या एक दूसरे को खाने का संबंध है, क्या एक दूसरे को पूरक करने का संबंध है। और मजदूर और मालिक है ही क्यों, व्यापारी और कारीगर क्यों नहीं, इस विषय पे भी बात करेंगे। बहुत गहरी बात करूंगा आज मैं, गहरी इन द सेंस कि सिर्फ ऐसे नहीं कि जो आपको और वीडियो मिलती है उसमें तो कॉन्सेप्ट की बात नहीं होती है। उसके अंदर तो नया कानून ये है, पुराना कानून ये है, नए कानून की गलतियां ये है, पुराने कानून की गलतियां ये थी, अब बहुत सारे कानून हटा दिए गए हैं और नया कानून आ गया है और पुराना कानून हट गया है। इस तरह की बात होती है। पुराना कानून अच्छा था, नया कानून खराब था, या नया कानून अच्छा है, पुराना कानून खराब था। आसानी से बिजनेस करने का मौका मिलेगा या फिर अब मजदूरों की ज़िंदगी कठिन हो जाएगी, इस तरह की बातें मिलती है। लेकिन मैं असल बात करूँगा कि मजदूर मजबूर क्यों हो जाता है और क्यों आप मजबूर होते हो, इसमें आपकी क्या कमी रह जाती है कि आप मजबूर हो जाते हो। और जो आपका सारा सिस्टम सरकार के हाथ में चला जाता है या उद्योगपतियों के हाथ में चला जाता है। और उद्योगपति क्यों मजबूर हो जाता है कि उसको अपनी मिलें बंद करनी पड़ जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और लगातार बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बंद हुई हैं इस देश के अंदर इस रिलेशन के ख़राब होने से, इंडस्ट्रियल रिलेशन के ख़राब होने से। बहुत सारी एक कंपनी थी जो मटीज कार बनाती थी, उसको बंद कर यहाँ से जाना पड़ गया। बहुत सारी ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जो दिखाती हैं कि अगर ये रिलेशन है, अगर ये बिगड़ जाए तो सबका नुकसान होता है, मजदूर का भी होता है, मालिक का भी होता है। तो इस विषय पे ही बात होगी। औद्योगिक संबंध संहिता बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारी जो थर्ड पार्टी हैं, थर्ड पार्टी से मैं कह रहा हूँ जो मजदूरों के मालिक बने हुए थे या मजदूरों के वो बने हुए थे, उनका क्या रोल रहेगा ये भी। बहुत सारी यूनियन की बात कर रहा हूँ मैं, बेसिकली ट्रेड यूनियंस की।
और ट्रेड यूनियंस का जिस तरह से कब्जा होता था, वो बार्गेनिंग की जो पावर होती थी, क्या वो बढ़ी है या कम हुई है, इस विषय पे भी बात करेंगे। तो चलिए विधिवत शुरू करते हैं। देखो, ये कानून तो मैं पढ़ दूंगा, अभी मेरे पास है, वो कानून पढ़ने के बाद इसके प्रोस एंड कॉन्स भी डिस्कस कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं एक जनरल बात कहना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है कि हर लेमैन को, हर आम आदमी को समझ में आएगी कि मनोज कह क्या रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो मजदूर और मालिक वाली कॉन्सेप्ट है, ये 17वीं 18वीं सदी से आई है, जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है। उससे पहले सब मालिक थे। जो यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके बाद ये मजदूर, मालिक, स्लम, ये सब रिलेशन बना है। औद्योगिक क्रांति का ये साइड इफेक्ट है, मजदूर और मालिक। उससे पहले सब मालिक थे, और मालिक भी कह सकता, या फिर ऐसा कह सकते हैं, कुछ लोग ट्रेडर्स थे, कुछ लोग व्यापारी थे, और कुछ लोग प्रोड्यूसर थे, बनाने वाले थे। तो दोनों का सम्मान बराबर था, कोई किसी का नौकर नहीं था। एक व्यापारी था, वो कुछ प्रोडक्ट चाहता था, तो वो जैसे हाथ का काम करते हैं ना, हथकरघा बोलते हैं, जैसे बोलते हैं, शिल्पकार बोलते हैं या हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं। तो पहले वो जो मजदूर था, वो मजदूर नहीं था, पहले वो मजदूर कलाकार था, वो कारीगर था। एक व्यापारी कुछ चीज़ें लाता था, जैसे कपड़े का व्यापारी है, वो रॉ मटेरियल देता था उसको, जिसे हम अब मजदूर कहते हैं, उसको रॉ मटेरियल देता था। पूरे गांव में परिवार के परिवार उसमें लगे होते थे, उनको बांट देता था, और उनसे फिर एंड प्रोडक्ट वो बनाते थे, वो ले लेता था। तो कोई नौकर नहीं था, कोई मालिक नहीं था, वो उसकी फीस तय हो जाती थी, भाई इतने पैसे पे मैं काम करूँगा, और वो काम करता था, और काम के पैसे मिलते थे, तो हाथ से काम होता था, मशीनी युग था नहीं। तो वो रिलेशन ठीक था, उसमें व्यापारी भी खुश था और मजदूर भी खुश था, मजदूर का मतलब कारीगर भी खुश था। फिर आया इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में बड़ी बड़ी मशीनें बनाई, तो मशीनों से ये कहा गया कि भाई जो काम करने वाला कारीगर है, उसकी स्किल बढ़ेगी। लेकिन मुझे लगता है जो काम करने वाली स्किल को उसने रिड्यूस किया मशीन में, उसमें इतनी स्किल की ज़रूरत नहीं थी, मशीन खुद ही काम कर लेती थी, बस उसे मशीन को चलाने वाला एक टेक्नीशियन चाहिए था। तो जो स्किल्ड आदमी था वो टेक्नीशियन बन गया, या वो सिर्फ मशीन को चलाने वाला बन गया। और जब मशीन को चलाने वाला बन गया तो प्रोडक्शन तो बढ़ गया ऑब्वियसली, लेकिन उसको चलाने के लिए बस एक्सपर्टाइज इतनी चाहिए नहीं थी। तो वहीं से मालिक और मजदूर की कॉन्सेप्ट शुरू हुई कि जो उस मशीन को चला रहा था, उस चीज़ को चला रहा था, या जो लेबर कर रहा था, मशीन चलाना या असेंबली समझ लो। मशीन का मतलब, एक मशीन चलाना एक सरल भाषा में एक होगा, एक चीज़ और कर लो, जैसे 1000 आदमी बैठ गए, तो एक आदमी कपड़े का ही काम समझ लो, तो एक आदमी सिर्फ कटिंग कर रहा है, एक आदमी सिलाई कर रहा है, एक आदमी कॉलर बना रहा है, इसे कहते हैं असेंबली। तो ऐसा मैनेजमेंट किया गया कि कुछ लोग कॉलर ही बनाएंगे, कुछ लोग बटन ही लगाएंगे, कुछ लोग ये करेंगे। कपड़े की बात कर रहा हूँ, मेरे लिए तो कपड़े से ही सब कुछ चला था। सबसे पहले तो कपड़े का ही सारा काम था, वहीं से इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ था, क्योंकि कपड़ा की ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी दुनिया में। तो यूरोप में क्या हुआ कि असेंबली लाइन्स बनी, तो कपड़े, तो क्या हुआ कि एक आदमी को, इसको कहते हैं एक्सपर्ट हो गया एक ही चीज़ में, वो बटन ही लगाएगा, बटन लगाने में एक्सपर्ट हो गया, उसकी क्या बोलते हैं, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। प्रोडक्टिविटी उसकी बढ़ गई, या मैं कहता हूँ उसकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई। कैसे कहता हूँ मैं, क्योंकि उसको बटन लगाने वाले को कॉलर वाला काम ढंग से नहीं आता होगा, सिलने वाले को शायद काटने वाला काम ढंग से नहीं आता होता, और इससे मालिक पर डिपेंडेंसी बढ़ गई कि जो मालिक है, जो मिल का मालिक है, वो सबको अलग अलग काम देता था और अपनी तरीके से उनको यूज करता था, और वो किसी लायक नहीं रहता था व्यक्ति, क्योंकि उसको सब चीज़ नहीं आती। अगर सब चीज़ आ जाएगी तो वो कल अपनी मिल खोल लेगा ना, अगर पूंजी भी होगी उसके साथ, पूंजी भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर हिस्से की ही नॉलेज मिली, उस पूरे बिजनेस की नॉलेज नहीं मिली। एंड प्रोडक्ट वो नहीं बना रहा था, बहुत सारे लोग मिलके बना रहे थे। तो इसमें मालिक की कॉन्सेप्ट आ गई कि भाई हम तुमको दे रहे हैं काम, हम तुमको निश्चित रूप से रोजगार दे रहे हैं। अच्छा, जो रिस्क वाला पार्ट था वो भी सारा उद्योगपति ने ले लिया कि भाई रिस्क हमारा है, माल बनेगा बिगड़ेगा क्या है, हम तुमको एक फिक्स सैलरी दे रहे हैं,
और इस सैलरी पे तुम्हारी जीवन को हमने सुरक्षित कर दिया कि भाई 11 महीने के लिए 12 महीने के लिए काम देंगे। पहले तो ऐसा होता था, काम होता था तो काम मिलता था, नहीं होता तो नहीं मिलता। इस सुरक्षा की वजह से बहुत सारे लोग इस काम में लग गए, स्लम बन गए। उनको जो सुरक्षा की गारंटी मिली, उस सुरक्षा की गारंटी एक बंधन लेके आई, और बंधन था नौकरी। और हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग मजदूर बन गए, नौकर बन गए। और जब आप किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हो तो वो आपका शोषण करता ही है। तो लगातार मालिकों ने मजदूरों का शोषण किया, और उससे पहले भी शोषण होता आ रहा था। बंधुआ मजदूर की कॉन्सेप्ट आपने सुनी होगी, किस तरीके से लोग शोषण करते थे। तो वहाँ भी पुराने टाइम में भी मालिक और नौकर का कॉन्सेप्ट था, लेकिन उतना ज़्यादा बड़ा वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। तो जब नौकर बढ़ते चले गए और मालिकों ने उनका ज़बरदस्त तरीके से शोषण किया, मिल मालिकों ने, तो ये तो अब वो हेल्पलेस भी थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई ऐसी स्किल नहीं थी कि जिससे वो आम जीवन में अपना काम कर सके, रोजगार कर सके। क्योंकि कोई बटन लगा रहा है, बटन सीख लिया, अकेला बटन सीख के क्या करेगा, या कलर बनाना सीख लिया तो उससे क्या करेगा। मतलब एक चीज़ उसको आ रही थी बिजनेस की, सारे तो उसको तरीके पता नहीं थे, तो वो हेल्पलेस भी थे। वहीं से बेरोजगारी का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, क्योंकि आदमी को पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं, ऑलराउंडर नहीं बनाया जा रहा था। आदमी को अपने मतलब के लिए एक ही काम सिखाया जा रहा था। तो आदमी को मशीन बना दिया इंडस्ट्रियलाइजेशन में, और मशीन का फिर उपयोग नहीं होता तो उसको किक कर देते हैं, ऐसे ही इंसान को भी किक किया जाने लगा। फिर बहुत सारी मांग उठी, प्रोटेस्ट हुआ, और लोगों ने कुछ नियम बनाए, मजदूरों ने नियम बनाए मजदूरों की सुरक्षा के लिए कि भाई तुमने उनके साथ काम कर लिया, सब कुछ कर लिया, और तुमने उसको अपनी तरह से इस्तेमाल किया, तुमने अपना प्रॉफिट बनाया, तो वो कहाँ जाएगा। तो उसके लिए मजदूरों के लिए नियम बने। बहुत सारी सरकारों ने कानून बनाए, मिनिमम वेजेस का कानून बनाया, या फिर ओवर टाइम कराना है तो उसका कानून बनाया। बहुत सारे कितने घंटे काम के घंटे तय करने का कानून बनाया। बहुत सारे कानून बने, मजदूरों ने संघर्ष किया और अपने लिए कुछ कानून लिए। वो कानून लिए तो अच्छी बात थी। पहले मालिक मजदूर को दबा रहा था या शोषण कर रहा था। जब ये कानून बने तो फिर कानून बनते चले गए, फिर लेबर यूनियन अस्तित्व में आई, स्ट्राइक हड़ताल का कॉन्सेप्ट अस्तित्व में आया, और फिर ये हड़तालें शुरू हुई। और इन हड़तालों का शुरू में फ़ायदा भी हुआ कि उनकी जो तानाशाही थी खत्म हुई। किसकी? मिल मालिकों की। लेकिन फिर इनकी तानाशाही शुरू हो गई। जो यूनियंस थी, इन्होंने भी तानाशाही शुरू कर दी। ये बार्गेनिंग करने लगे। ये लोग, पहले मालिक मजदूर का शोषण कर रहा था, फिर यूनियन उस पूरे इंडस्ट्री का शोषण करने लगी। और यूनियनों ने ऐसा भी देखा गया कि ये भी ठीक है कि मजदूरों को हक मिला, बहुत सारे कानून बने, लेकिन यूनियनों ने बहुत सारी इंडस्ट्रीज को बंद भी करा दिया। बहुत सारी मिलें आप सुनते होंगे कि बंद हो गई। वो इसी वजह से बंद हुई कि यूनियनबाजी और इस तरह से मतलब कि स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दी, जब चाहे तब हड़ताल पर चले गए और नुकसान पहुंचाया। क्योंकि जब सबसे पहले था तो जब सब मालिक थे, कारीगर का और व्यापारी का संबंध को एग्जिस्टेंस का था, आपस में एक दूसरे को एग्जिस्ट कर रहे थे। फिर आया कॉन्सेप्ट कि मैं मालिक तू नौकर, तो मालिक ने नौकर को खाना शुरू किया। फिर नौकर के इतने अधिकार हो गए, जिसको नौकर कह रहे हैं या मजदूर कह रहे हैं, उसको इतने अधिकार हो गए कि अच्छा, नौकर तो तब भी नहीं खा पाया, मजदूर तो तब भी नहीं खा पाया। ये जो अधिकार किसको मिल गए? यूनियन को मिल गए। यूनियन के बहुत सारे लॉ बने, कानून बने, और ये यूनियन में जो लोग बैठे थे, नेतागिरी इन्होंने शुरू की, और फिर इसके बाद इन्होंने भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। अब ये दोनों तरफ की लड़ाई थी। तो ये लड़ाई, मालिक चाहता है कि मैं नौकर का शोषण कर लूँ, और यूनियनें चाहती हैं कि वो अपनी तरह से व्यापार को चलाएं, अपनी तरह से पॉलिसी बनवा लें, चाहे उसमें प्रॉफिट हो या लाभ। और बिजनेस तो प्रॉफिट, जहाँ प्रॉफिट नहीं होगा बिजनेसमैन क्यों करेगा? तो वो बिजनेस को ही बंद कर देता है, वो दूसरी अपना पैसा निकाल के दूसरी जगह लगा लेता है। और फिर इन यूनियनबाजी के चक्कर में मजदूर मारा जाता है, क्योंकि वो हेल्पलेस होता है। अच्छा, मजदूर ने अपने अंदर कोई गुण ही डेवलप नहीं किया, वो सिर्फ उसके लिए एक टूल मात्र रह गया उस इंडस्ट्री के लिए। मैं आप सबसे कहता हूँ कि आप नौकरी करो तो नौकरी के साथ कुछ सीखने के लिए नौकरी करो। आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, कुछ सीखो और वैल्यू ऐड करो अपने अंदर। वैल्यू ऐड करने का मतलब अपने अंदर कुछ ऐसा पैदा करो जो आपके जीवन में आगे काम आए। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसके लिए बस एक मात्र टूल बन के रह जाओ जो आपको इस्तेमाल करे और फेंक दे। तो ऐसा काम तो कतई मत करो। अगर एक मशीन पर आप बैठे हुए हो तो उस मशीन को भी समझो कि वो चलती कैसे है। शायद आप
एक अच्छे मैकेनिक, जो मशीन चलाता है वो मैकेनिक भी अच्छा हो सकता है, उसको मशीन की आत्मा पता होती है, मशीन की चीज़ पता होती है। अपने आप को अपग्रेड करो, एजुकेट करो और टेक्नीशियन भी बन जाओ, तो कल को आपका मालिक समझ रहा होगा कि यार मशीन खराब हो जाएगी तो ये मशीन को सही भी कर सकता है, सिर्फ चलाना भर नहीं जानता, तो कभी नहीं आपको निकालेंगी, वो कंपनी कभी नहीं निकालेगी जिसमें आप अपने आप वैल्यू ऐड करोगे। क्योंकि अगर आपके अंदर कोई वैल्यू नहीं है तो आपको कभी भी किक मारी जा सकती है। आप दूसरों से कैसे बेहतर हो ये बहुत ज़रूरी है। तो आप कुछ भी करो, लेकिन अगर आप अपने अंदर वैल्यू ऐड नहीं करते हो तो आप फेंक दिए जाओगे। इंसान को भगवान ने दिमाग दिया है ना, दिमाग दिया है किस लिए? दिमाग का उपयोग करने के लिए, वरना तो मजदूरी तो बैल भी करता है, बैल आपसे ज़्यादा कर लेता है मजदूरी, उसके अंदर ज़्यादा ताकत होती है। तो मजदूर क्यों बने रहना चाहते हैं आप? मजदूरी एक समय कर सकते हैं आपकी ज़रूरत हो, लेकिन उसमें कुछ सीख कर आगे बढ़ सकते हैं। और कोई कंपनी आपको किक मारे उससे पहले आप उसको किक मार दो, मतलब निकालने की बात कर रहा हूँ मैं। तो अपने आप को अगर उत्कृष्ट नहीं करोगे तो फिर आपका शोषण होगा। ये इसके लिए कुछ ना कुछ हद तक आप भी जिम्मेवार हो। ऐसा काम बिल्कुल मत करना जिसमें आपको आगे भविष्य में कोई काम नहीं आने वाला। कोई ऐसी कंपनी काम करा रही हो आपसे जिसका आम जीवन में आपके कोई उपयोग नहीं है, या आपको लगता है आप उससे और ज़्यादा कुछ आम जीवन में उसका फ़ायदा नहीं उठा पाओगे, तो ऐसा काम करना भी मत। ऐसा काम करना जिससे उस आपको सीखो, और कभी कोई कंपनी बाहर कर दे तो आप इतने सशक्त हो जाओ, मजबूत हो जाओगे, आप अपना कुछ कर पाओ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। चलिए, बहुत सारी बातें मैंने कर ली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। अब मैं ज़रा ये बिल पढ़ देता हूँ और फिर इसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये कहानी हुई क्या है। देखिए, औद्योगिक संबंध संहिता 2000 भारत सरकार द्वारा पारित 4 श्रम संहिताओं में एक है। ये संहिता 3 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित करती है। पहला है ट्रेड यूनियन अधिनियम, औद्योगिक और रोजगार अधिनियम और औद्योगिक विवाद अधिनियम। ये 3 है, मतलब वही है कि ट्रेड वाला ही है। इसकी विशेषताएं क्या है? मान्यता प्राप्त यूनियन, ठीक है। तो मान्यता प्राप्त यूनियन, इन्होंने एक नया फ्रेज लगा दिया भाई, कोई भी यूनियन बना के आप किसी से, सरकार से या इंडस्ट्रीज से आप बातचीत नहीं कर सकता। क्या था कि यूनियन बना लेते थे 100-200 आदमी मिलकर, और फिर वो अपनी तरह से बात करने लग जाते थे और वो हड़ताल करा देते थे, बंद करा देते थे। तो उन्होंने कहा है कि जो मान्य एकल बातचीत वाली यूनियन, यानी एक सोल नेगोशिएशन यूनियन होगी, एक ही यूनियन होगी, और वो यूनियन की अवधारणा कहती है कि वो 51% उसके सदस्य हों। कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं कोई काम कर रहे हैं, 100 मजदूर काम कर रहे हैं, तो कम से कम 51 मजदूर अगर किसी यूनियन के सदस्य नहीं हो गए तो उस यूनियन की कोई वैल्यू नहीं है। तो बहुत सारी जो यूनियन खोल खोल के बैठे हुए थे, जिनका धंधा चल रहा था, धंधा मैं शब्द कह रहा हूँ, वो धंधा बंद हो जाएगा। लेकिन ये भी कह सकते हो कि भाई किसी आदमी ने आज यूनियन शुरू की है तो 51% थोड़ी ना हो जाएगा। वो धीरे धीरे अपना काम करेगा, मजदूरों के हित की बात करेगा, और आगे उसकी यूनियन बढ़ेगी, मजदूरों का भरोसा कायम होगा तो यूनियन बढ़ेगी। एकदम से कैसे 51% हो जाएगी? तो ये तो एक गजब ही कर दिया सरकार ने। लेकिन फिर उसके बाद भी उन्होंने कहा है ऐसा नहीं है कि यूनियन नहीं बना सकते, बस बातचीत नहीं कर सकती यूनियन 51% ना हो। तो उन्होंने कहा अगर ऐसा नहीं है तो नेगोशिएशन काउंसिल होगी। नेगोशिएशन काउंसिल क्या होगी? जो यूनियन है 51% की शर्त नहीं पूरी कर पाती है तो बहुत सारी यूनियन मिलकर आ जाएं। जैसे 4 यूनियन है, किसी के पास 15% सदस्य हैं, किसी के पास 20% सदस्य हैं, उसको इन्होंने बोला नेगोशिएशन काउंसिल। अब कैसा होगा? सरकार के समर्थक भी कुछ यूनियन होंगी, सरकार की विरोधी भी कुछ यूनियन होंगी, तो सब मिलकर जब बैठेंगी, 51% से ज़्यादा उनके मेंबर होंगे, तब जाके वो बातचीत कर सकती हैं सरकार से। तो बातचीत सरकार या मतलब मालिक से, तो या तो आपकी यूनियन ऐसी हो जो 51% से ज़्यादा हो, या फिर ऐसी, या फिर आपको यूनियंस की काउंसिल हो, यानी कई सारी यूनियन मिलके तब बातचीत करेंगी, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि भाई इससे ये होगा कि बार्गेनिंग हम किससे कर रहे हैं वो भी ठीक हो। जो अब ये नेतागिरी मजदूरों की, हर कोई मजदूरों का नेता नहीं बन पाएगा। अब नेता वही बनेगा जो 51% से ज़्यादा बहुमत लाएगा, ये कहने का मतलब है। या वही बनेगा, उसको बोलते हैं संयुक्त लीडरशिप, जो सब मिलकर 51% के लोग आ जाएंगे। तो ये होगा। हड़ताल और तालाबंदी में बदलाव। अब हड़ताल का वाला कानून भी सुन लो जरा, यूनियन समझ गए, इसीलिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संगठन हैं, और खासकर लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन से उनके संगठन तो इसका बहुत विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो यूनियन है वो लेफ्ट समर्थित ज़्यादा है और उनका प्रभाव है, और उन्होंने काफ़ी सारे कानून भी बनवाए हैं, उन्होंने लड़ाई भी लड़ी है। तो लेफ्ट जो है उसको जो लेफ्टिस्ट कहते हैं, या लेफ्ट का मतलब तो कुछ और ही होता है, लेकिन वामपंथी विचारधारा की यूनियन ज़्यादा थी, और आज उन सबको खतरा हो रहा है, उन सब की निगोशिएशन पावर
एक तरह से छिन रही है, और उनको करना पड़ेगा तो फिर और यूनियन के साथ मिलकर बात करनी पड़ेगी। तो अब एक तरफा नेगोशिएशन पावर नहीं मिलेगी। कानून ही खत्म हो गया ना, कानून ही अलग बन गया। हड़ताल की परिभाषा और विस्तार। हड़ताल की परिभाषा सामूहिक आकस्मिक अवकाश को भी शामिल किया गया है। यानी कभी कभी ऐसा होता था, सब लोग ने मिल के छुट्टी ले ली, एक ही दिन छुट्टी ले ली, सारे कर्मचारियों ने छुट्टी ले ली, कर दिया और हड़ताल हो गई। कह रहा हमने तो छुट्टी ली थी। तो ये कहा गया अगर 50% से ज़्यादा कहीं भी एक साथ छुट्टी ले लेते हैं कर्मचारी, तो उसे भी हड़ताल माना जाएगा। अब वो इनडायरेक्टली हड़ताल भी कर ली और हड़ताल भी नहीं हुई, ऐसा नहीं चलेगा। सामूहिक छुट्टी के लिए भी नियम बन गया भाई, ठीक है। स्थायी आदेश। अब स्थायी आदेश भी ये भी बहुत कंट्रोवर्शियल है। पहले ये था कि भाई किसी को छटनी करनी होती थी, 100 मजदूरों से ज़्यादा की कोई कंपनी है तो उसे सरकार को बताना पड़ता था कि हम निकाल रहे हैं, मजदूर निकाल रहे हैं। अब वो संख्या 300 कर दी है। मतलब 300 के अंदर अगर आपके पास मजदूर हैं या कोई कर्मचारी हैं तो आप जब चाहे निकाल लो, जैसे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब चाहे रखो, जब चाहे निकालो। तो व्यापारियों को तो सुविधा होगी, इससे इंडस्ट्रियलिस्ट को सुविधा होगी कि जब चाहे हायर कर लिया। हायर एंड फायर वाली पॉलिसी है ये तो, और इसमें फिर क्या अधिकार रहेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने तो आपको ग्रेजुटी भी दे दी, स्थायी मतलब एक समय सीमा के को भी रिकॉग्नाइज कर दिया कि समय सीमा पर रख सकते हो सीधा। तो कहने का मतलब है हायर एंड फायर का सीधा सीधा कंपनियों को पावर आ गई 300 तक। ये कहीं ना कहीं एक तरह से बैलेंसिंग भी, और एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि व्यापारियों को अब आसानी से वो भी कर सकते हैं कि भाई मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। तो अगर ऐसी कोई कंपनी है जो, तो मजदूरों को भी वहाँ मजदूरी करने से बचना चाहिए मेरी समझ से। इसका यही जवाब है। सरकार ने तो उसको पावर दे दी है, जब चाहे निकाल ले। अब कोई आपका अधिकार नहीं है कि आप उसके गले ही चिपक जाओगे कि भाई हमें निकाला क्यों। उसने काम के लिए रखा था, बताएगा भाई कितने टाइम के लिए रख रहे हैं। उसके बाद ये नहीं है कि आप परमानेंट हो जाओगे। और आपको जबरदस्ती का प्यार नहीं होता। अगर आप किसी के काम के नहीं हो, किसी व्यापारी के काम के नहीं, तो क्यों आपको रखेगा। आप अपने अंदर, फिर वही वाली बात करता हूँ, इतनी वैल्यू पैदा करो कि व्यापारी आपके पीछे पीछे घूमे, क्योंकि आप इतने काम के रहो कि वो आपको निकालने से पहले 100 बार सोचे कि मैं अपना नुकसान कर लूँगा। अगर आप किसी व्यापारी के लिए नुकसान का सौदा हो तो वो कभी नहीं रखेगा, क्योंकि व्यापारी प्रॉफिट की बात करता है। आप अपने आप के अंदर वैल्यू ऐड करो, और व्यापारी आपको निकाले तो अपना काम करो। इतना आपको सीखना चाहिए, तभी आपको नौकरी या मजदूरी करनी चाहिए। इतना नहीं सीख पा रहे हो मजदूरी नौकरी में तो बेकार है नौकरी। इससे अच्छा आप सेल्स की नौकरी करो। मजदूरी से अच्छा है सेल्स की नौकरी करो। कुछ स्किल सीखोगे, बेचना सीख लिया तो फिर कुछ भी सीख लोगे, ठीक है। तीसरा है विवाद समाधान। दो चीज़ें तो हो गई, एक तो छटनी वाला मैंने बात बता दी, दूसरा हड़ताल वाले बता दी, यूनियन वाली बता दी। विवाद और समाधान की बात हो रही है। औद्योगिक संबंध न्यायाधिकरण। सरकार के पास 2 सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकारों की स्थापना के प्रावधान है। ये न्यायाधिकरण विवादों को निपटाने में काम करेंगे। विवाद का समाधान की समय सीमा। न्यायाधिकरण द्वारा समय निर्णय लेने के लिए, प्रक्रिया को तेज करने के लिए 30 दिन की समय सीमा का निर्धारण किया गया। कोई विवाद होगा तो भैया 30 दिन में निपटा लो, ठीक है। शिकायत निवारण समिति। 20 या अधिक कर्मचारी वाले हर प्रतिष्ठान के लिए शिकायत निवारण समिति का गठन करना अनिवार्य होगा। मतलब वहाँ पे एक वो कहते हैं ना, आजकल कहते हैं जो कंप्लेंट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। तो अब 20 से ज़्यादा अगर हैं तो एक किसी को कोई शिकायत हो रही है तो वो करना पड़ेगा। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, हड़ताल संबंधी जो मैं बात कर रहा था, इसमें बताना भूल गया कि हड़ताल करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। ये नोटिस देने के बाद 60 दिनों के भीतर हड़ताल या तालाबंदी नहीं की जा सकती। यानी कि आप 14 दिन पहले तो नोटिस दोगे कि हम ये हड़ताल करने वाले हैं, और उसके 60 दिनों के भीतर आप कर भी नहीं सकते। तो ये तो बहुत 2-2.5 महीने तक तो कर ही नहीं पाओगे। तो एक तरीके से काम चलता रहेगा, तब तक वो अपने सारे काम निपटा लेगा और वो मैनेज कर लेगा सामने वाला। अल्टीमेटली हड़ताल को ख़त्म करने का ये सिस्टम बनाया गया जिससे हड़ताल हो ही ना, क्योंकि इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हड़ताल का एक राइट इनडायरेक्टली छीन लिया गया है। तो भाई हड़ताल करके आप जो जिस तरह की हड़ताल कर देते थे, सबसे पहले तो बार्गेनिंग पावर छीन ली गई यूनियंस की। अब हड़ताल का भी राइट काफ़ी हद तक छीन लिया गया है, और बहुत सारी चीज़ें। और हड़ताल का राइट छीन लेने का मतलब ये है कि अब वो वाला नहीं है कि भाई 1000 आदमी बैठ जाएंगे और किसी कंपनी को वो करेंगे,
एक तरीके से दबाव में लाएंगे, या फिर कंपनी बैठ जाएगी और वो दबाव में लाएगी। पहले तो मालिकों का यहाँ तक कि बधुआ मजदूर तक का प्रचलन था, गिरमिटिया का प्रचलन था कि मजदूरों को कोई हक और अधिकार ही नहीं होता था। तो मजदूरों के हक और अधिकार तो ठीक थे, लेकिन हड़ताल का जो अधिकार था जिससे कि काम बंद कर देना, वो हड़ताल का अधिकार एक तरीके से सरकार ने इनडायरेक्टली छीन लिया। मुझे ऐसा लगता है कि भैया आप अपना काम निपटाओ, और नहीं है तो नौकरी छोड़ो और अपना दूसरी जगह काम करो। और उसको भी छटनी करने की इतनी पावर दे दी है कि सरकार को बिना बताए बगैर चलती कर देगा। अगर 300 से कम छोटी कंपनी हुई और आपने हड़ताल वड़ताल का ज़्यादा किया तो वो कहेगा चलो हम दूसरे रख लेते हैं। तो इससे ना व्यापारियों को बहुत ज़्यादा पावर मिलेगी, और मजदूरों को अब ये सोचना होगा कि वो कब तक मजदूर बने रहेंगे, और कब तक ये मजदूर मैं मजदूर तू मालिक, कब वो मालिक बनेंगे। क्योंकि अब चेतना का समय आ गया है, क्योंकि अब मशीनें आ रही हैं, AI का टाइम आ रहा है, सब काम मशीनों से होगा। मजदूर तो वैसे ही खत्म होना है, आपकी जगह मशीन ले लेगी, और मशीन आज्ञाकारी होती है, वो कोई अलाउंस नहीं मांगती, वो काम के घंटे नहीं मांगती, वो कोई नियम नहीं मांगती, वो छटनी की भी शिकायत नहीं करती, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जितना ज़्यादा ऑटोमेटिक इक्विपमेंट का यूज होगा, लोगों की संख्या कम होती चली जाएगी। तो आपको ये समझना है, आप सबसे पहले जानवर था, जानवर को इंसान ने रिप्लेस किया, अब इंसान को मशीनें रिप्लेस कर रही हैं। लेबर के काम की बात कर रहा हूँ मैं। तो इंसान तभी जीत सकता है वो अपने अंदर कुछ वैल्यू ऐड करे, अपने गुण उत्पन्न करे और कुछ नया सीखे। अपने बच्चों को मजदूर मत बनाओ, अपने बच्चों को मालिक बनाओ, और उन्हें ऐसे गुण सिखाओ, ऐसी चीज़ें सिखाओ जो वो किसी पे डिपेंडेंट होकर नौकर ना बने। बहुत सारे कहते हैं मैं बच्चे को पढ़ाते लिखाते कि अच्छी नौकरी कर लेगा। नौकरी में आपका हित सुरक्षित नहीं होता, आप चाहे सरकारी नौकर हो चाहे आप कोई नौकर हो। नौकरी ने जो पहले कहावत थी कि निम्न नौकरी है, नौकरी तब करो जब सबसे ज़्यादा मजबूरी हो या कुछ नया सीखना हो तो करो नौकरी। नौकरी आपको अपने जीवन का उद्देश्य मत बनाओ, वरना आपका भविष्य आपको लगता है सुरक्षित हो रहा है नौकरी में, क्योंकि नौकरी में भविष्य दूसरे के हाथ में होता है, असुरक्षित ही होगा। दूसरे के हाथ में दी हुई चीज़ का कोई भरोसा नहीं होता, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी। अपना भविष्य अपने हाथ में रखो। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। और ये था दूसरा भाग, देखते रहिए मिनी संसद। धन्यवाद।